हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज का वीडियो मैं CUET 2023 के जो एस्पायरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स CUET 2023 देने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है, उसी के विषय में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स CUET के एस्पायरेंट्स हैं, ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सिलेबस के ऊपर कोई वीडियो बना दीजिए। तब तक सिलेबस के बारे में कोई भी अपडेट CUET की तरफ से नहीं आया था। अभी CUET की वेबसाइट पे आप सिलेबस देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट के ऊपर सिलेबस अपडेट हो गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कहाँ से सिलेबस एक्सेस कर सकते हैं और इन सिलेबस की एनालिसिस आपको दिखाता हूँ और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उन सारी बातों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको पता नहीं है वेबसाइट के बारे में, तो आप वेबसाइट देख लीजिए www.cuet.nta.nic.in। यहाँ पे वेबसाइट इसकी दी हुई है और इस वेबसाइट में आप इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। इन्फॉर्मेशन टैब ऊपर है। इन्फॉर्मेशन पे जाते ही जब आप नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे सिलेबस के ऊपर, तो आप एक दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनका सिलेबस दिया हुआ है। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के जो मैक्सिमम डिग्री कोर्सेज़ हैं वो साइंस से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे जब आप जैसे ही ये साइंस लिखा हुआ है, साइंस के PDF का जो जहाँ पे वर्जन दिया हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो PDF आपका डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी आपके लिए वो डाउनलोड कर चुका हूँ। तो अब अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो मैं आपको डायरेक्टली वो PDF दिखाता हूँ जिसके ज़रिए आप उसको देख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो आई बिलीव अभी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर वो सिलेबस नज़र आने लगा होगा। ठीक है, तो अब ज़रा एक एक करके सारा जितना भी सिलेबस है साइंस के सब्जेक्ट्स का, उसको ज़रा चेकआउट कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, जो सिलेबस है हमारा, पहला पेज पे आपको एग्रीकल्चर साइंस SCQP 01 दिया हुआ है, जो कि हमारे मतलब का नहीं है। तो मेरे मतलब के यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट कौन से पेज से दिए हुए हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी का जो सिलेबस है वो 5th पेज पे दिया हुआ है। आप चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और जैसे आप 5th पेज एंटर करेंगे तो आपको सिलेबस फॉर माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे नज़र आने लगेगा। तो ये देख रहे हैं सिलेबस फॉर माइक्रोबायोलॉजी, इसका कोड क्या है, SCQP 03 है। तो जल्दी से इस सिलेबस को एनालाइज कर लीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। माइक्रोबायोलॉजी में आपको ये इसका कोड दिया हुआ है। बाकी माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री, पोजीशन, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियोफेजेस, नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी की मतलब जनरल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो सबसे पहले दिया हुआ है। इसके बाद साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स यानी कि सेल बायोलॉजी से रिलेटेड पोर्शन है, जो कि काफ़ी कॉमन है। ज़्यादातर एग्जाम्स में ये साइटोलॉजी और जेनेटिक्स का पोर्शन आता ही आता है। तो सबसे पहले आपको जनरल बायोलॉजी प्रिपेयर करना है, फिर आ जाता है आपका सेल बायोलॉजी वाला जो साइटोलॉजी या जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें जेनेटिक्स में लिंकेज वगैरह, सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे कॉमन टॉपिक्स हैं, आपको पता होगा। म्यूटेशंस वगैरह भी यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब इसके बाद बायोकेमिस्ट्री आ रहा है। बायोकेमिस्ट्री हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, आपको बताइए। यहाँ पे बहुत डेप्थ में नहीं है, बट प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, बट बिल्कुल बस बेसिक्स के बारे में ही आपसे यहाँ पे जानकारी होगी। बहुत इन डेप्थ बायोकेमिस्ट्री नहीं पूछा जा रहा है, बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो आपका माइक्रोबायो है। अब बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में प्लांट वाटर रिलेशनशिप्स के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, हार्मोन्स, ये कॉमन चीज़ें हैं। ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं बायोटेक्निक्स। बायोटेक्निक्स का मतलब हो गया एनालिटिकल टेक्निक्स। यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये देखिए सिर्फ 2 ही बायोटेक्निक्स के बारे में आपको पढ़ना है। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से CUET दे रहे हैं तो आपको एनालिटिकल टेक्निक्स में ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही टॉपिक है जिनको आप प्रिपेयर करेंगे, क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद आ जाते हैं इकोलॉजी में। इकोलॉजी में इन्वायरमेंट के बारे में, फिर बायोटिक कंपोनेंट्स, पॉपुलेशन इकोलॉजी, सक्सेशन वगैरह है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह है। तो काफ़ी सिंपल माइक्रोबायोलॉजी का जो है वो सिलेबस आपको दिख रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हो गया माइक्रोबायोलॉजी का। इसमें मुझे कम से कम ये लगता है कि जो कि आपका जो एक्चुअल जो जनरल माइक्रोबायोलॉजी है,
इसको ज़रूर बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ओवर द ईयर्स माइक्रोबायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका, इसको ज़रूर देखिएगा। तो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, इसको दिखाने के बाद, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस आपको पेज नंबर 13 पे देखने को मिलेगा। तो अगर हम लोग 13 पेज पे जाएं तो सीधे ये सिलेबस फॉर बायोकेमिस्ट्री देखने को मिल रहा है। SCQP05 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये आप जैसे ही इसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है। इंट्रोडक्टरी बायोकेमिस्ट्री हो गया। आप देखिए, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत डेप्थ में बायोकेमिस्ट्री नहीं पूछा जा रहा था, वैसे यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री जो ओरिजिनल जो मतलब इन डेप्थ बायोकेमिस्ट्री है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। बायोकेमिस्ट्री को इन्होंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री दिया हुआ है यहाँ पे, वैसे ही बायोकेमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी यहाँ पे हम लोग मतलब प्रोटीन्स वगैरह के बारे में बहुत बाद में डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले ही बायोकेमिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन, उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आप देखिए मॉलिकुलर बायोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में आपको नहीं देखने को मिल रही थी। एड्जॉर्प्शन, विस्कोसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे। ऑस्मोटिक प्रेशर हाँ आपको फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री टॉपिक में देखने को मिलेगी। इसके बाद बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मेटाबोलाइट्स आ रहा है। फिर सेल बायोलॉजी, अगेन ये भी कॉमन है। तो सेल बायोलॉजी तो आप जितने भी सब्जेक्ट दे रहे होंगे उसमें अगर लाइफ साइंस के होंगे तो ज़रूर होगा सेल बायोलॉजी। बायोकेमिकल टेक्निक्स में अगेन थोड़ी सी ज़्यादा टेक्निक्स यहाँ पे हैं। एक तो क्रोमेटोग्राफी तो आ ही रही है, साथ में इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ साथ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री वगैरह और एलाइजा एंड एप्लीकेशंस भी जोड़ रखा हुआ है। अब आ जाते हैं लास्ट में, ये देखिए यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स एक्चुअली यहाँ पे दिया हुआ है। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, DNA, RNA। ऊपर जो यहाँ पे था वो बिल्कुल जनरल टॉपिक्स थे, मतलब इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में मेजरली जो बायोकेमिस्ट्री के बेसिक्स हैं उसको डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह को देखें तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशंस, देखिए ये काफ़ी जनरल टॉपिक है। न्यूट्रिशन और कौन कौन सी चीज़ों में कितना कंटेंट होता है न्यूट्रिशन का, कितना कार्ब्स होते हैं, कितने प्रोटीन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद आ जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आप जानते ही हैं कि रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, बीटा ऑक्सीडेशन, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होती है। तो ये मेटाबॉलिज्म का पोर्शन हो गया। इसके बाद बायो एनर्जेटिक्स एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी। अब बायो एनर्जेटिक्स में क्या आ जाता है, जैसे कि आपका एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, डेल्टा जी का कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी होंगी। अब बायोकेमिस्ट्री में एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पे आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी भी देखने को मिल रही है, यानी कि डिफरेंट सिस्टम्स जो बायोलॉजी के होंगे, आपकी बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स होंगे, उनके बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में वही चीज़ें हैं जैसे कि यूरिन वगैरह के जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, यूरिन के कंस्टिट्यूएंट्स हैं, डिजीज़ेस जो अलग अलग हैं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और उसके बाद यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी आ जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का ये जितना भी पोर्शन है काफ़ी डेप्थ में नहीं है क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री का है, तो हल्का फुल्का यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी देखनी है। फिर इम्यूनोलॉजी और फिर फाइनली यहाँ पे एंजाइमोलॉजी आ जाता है। और बाद में मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी कुछ पोर्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये पूरा कोर्स हो गया आपका बायोकेमिस्ट्री का। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, अगर हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स अप्लाई कर रहे होंगे और बहुत सारी फीमेल्स चाहती है बायो इन्फॉर्मेटिक्स करना। तो BHU में भी MSc इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स होता है। तो अगर आप उसका सिलेबस देखना चाहते हैं तो ये 18 पेज नंबर पे उसका सिलेबस मौजूद है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कोड SCQP06 है। जल्दी से इसका सिलेबस पूरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फाउंडेशंस। आप जानते ही है कि एल्गोरिथम्स वगैरह बनाते समय थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का आपको आइडिया होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी वगैरह, सेट थ्योरी वगैरह, अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी होंगी। केमिस्ट्री का क्या रोल है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में? केमिस्ट्री से बेसिकली हम यहाँ पे काइनेटिक्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और उसके बाद कोर बायोलॉजी की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। इसका जो टॉपिक्स है वो ऑलमोस्ट सेम है जो आप बायोकेमिस्ट्री में देख चुके हैं। तो इन डेप्थ बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी।
फिर आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, हम पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन सीक्वेंसिंग एंड आरडीटी। यहाँ पे थोड़ा इन डेप्थ आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीटी के बारे में पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे बायोफिजिक्स आ जाता है। अब बायोफिजिक्स यहाँ पे थोड़ा सा पिक्यूलियर है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बायोफिजिक्स कहीं देखा नहीं था। बायोफिजिक्स में बेसिकली नाम बायोफिजिक्स है, लेकिन इसमें वही सारी टेक्निक्स वगैरह हैं जो हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में या थोड़ी बहुत माइक्रोबायोलॉजी के अंदर देखी थी। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर, एनएमआर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। मॉलिक्यूलर डायनामिक्स एंड सिमुलेशन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट आ जाते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मतलब बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कंप्यूटर्स का ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए कंप्यूटर्स की भी थोड़ी बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का आइडिया होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे C++ वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में, CPU कंप्यूटर के अलग अलग जो प्रोसेसर्स होते हैं उसके पार्ट्स होते हैं, इन सब के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े तो इसके बाद बेसिक्स ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह के बारे में। अब जो +2 में भी आपने देखा होगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया। अब अगर आप BSc लेवल पे अगर आपने बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा भी हुआ है तो BSc लेवल पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डेटाबेसेस वगैरह का आइडिया होना चाहिए, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का आइडिया होना चाहिए, ब्लास्ट का आइडिया होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये यहाँ पे मेंशन्ड है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स यूज़ करके हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या क्या रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, वो यहाँ पे गिवन है। तो ये हो गया हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। अब आ जाते हैं बॉटनी के ऊपर। तो बॉटनी का जो पूरा जो डेटा है वो आपको 23 पेज नंबर पे मिल जाएगा, डायरेक्टली इसके नीचे है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नीचे है। तो बॉटनी आप देख रहे हैं, बॉटनी में क्या क्या चीज़ें आ रही है, यहाँ पे बहुत डेप्थ में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। फाइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी, माइकोलॉजी, आर्कीगोनिएट, एनाटॉमी एंड एंजियोस्पर्म्स, इकोनॉमिक बॉटनी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं। इन डेप्थ इनके बारे में नहीं दिया हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक, तो ये हो गया आपका बॉटनी। बॉटनी के बाद क्रिमिनोलॉजी। मैंने जब CUET के बारे में एक वीडियो बनाया था तो मैंने क्रिमिनोलॉजी भी बताया था कि आप अप्लाई कर सकते हैं, बट बहुत सारे लोगों का वो अप्रोच नहीं होगा या वो एम नहीं होगा, बट सिंस इसका भी सिलेबस अवेलेबल है तो आई जस्ट गो थ्रू दिस क्विकली। तो क्रिमिनोलॉजी में क्या क्या आपको देखना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आइडिया होना चाहिए, और क्रिमिनल केसेस और उसके सिनेरियोज के बारे में यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पता होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज ऑफ इंडियन लॉज, बेसिक अंडरस्टैंडिंग फॉरेंसिक साइंस की, सोशल इशूज़, ये सारी चीज़ें। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज में। मैंने आपको बताया था कई सारी यूनिवर्सिटीज़ बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंटल साइंसेज के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल कर रही हैं, तो ये आप इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। ये अर्थ साइंस और फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, मतलब ये तो आपके मतलब का नहीं, बट सिंस यहाँ पे पूछा जा रहा है तो आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा लाइफ साइंस का सिलेबस काफ़ी कुछ वैसे ही है जैसे आप अभी पिछले कुछ सब्जेक्ट्स में देख रहे थे। यहाँ पे देखिए ओरिजिन ऑफ लाइफ, जेनेटिक मटीरियल, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, नेचर रिसोर्सेज, ग्लोबल इन्वायरमेंट और ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें। अब देखिए मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि इन्वायरमेंटल साइंसेज में जब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो उनके लिए सबसे मेन जो पोर्शन हो जाता है वो इकोलॉजी का पोर्शन हो जाता है, पॉल्यूशन का पोर्शन हो जाता है। आप उससे मेजरली वहाँ से क्वेश्चंस आप अच्छे टारगेट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को ज़रूर अच्छे से देख करके जाइएगा। बाकी अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोटेक के स्टूडेंट हैं, तो आपको बाकी टॉपिक्स में दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने इन्वायरमेंटल साइंसेज देख लिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉरेंसिक साइंसेज में। फॉरेंसिक साइंसेज में पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये अप्रोच नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार जल्दी से इससे गो थ्रू कर देता हूँ। SCQP 13 इसका कोड है, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन है फॉरेंसिक साइंसेज पे, फिजिकल एविडेंसेस है, फंडामेंटल ऑफ पुलिसिंग है, पुलिस साइंस है, साइंस ऑफ क्राइम है, क्राइम सीन मैनेजमेंट रिकंस्ट्रक्शन है, इंडियन पीनल कोड्स के बारे में, फिंगर प्रिंटिंग है, यहाँ पे फॉरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी है, और केमिकल सेपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये
कुछ काफ़ी लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है, आप चाहे तो इसको अपने डिटेल में अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका फॉरेंसिक साइंस, पेज नंबर हो गया 49। अब जो मेजर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की को करना होगा वो पेज नंबर 63 पे आते हैं हम। पेज नंबर 63 पे दिया हुआ है हमारा लाइफ साइंस। अब देखिए लाइफ साइंस जो है पेज नंबर 63 पे SCQP 17 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर आपको टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे टेक्निक्स जो है वो बहुत डेप्थ में आती हैं। तो प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जितनी भी टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे खूब सारी आती हैं। इसके अलावा क्रोमैटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि जो DNA का अरेंजमेंट होता है, यूक्रोमैटिन क्या होता है, हेटेरोक्रोमैटिन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री भी इन डेप्थ यहाँ पे आ रही है। बायोकेमिस्ट्री में आपको जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं अपार्ट फ्रॉम दैट मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी आ जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में RDT जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होना चाहिए। फिर आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। माइक्रोबायोलॉजी बहुत डेप्थ में नहीं देखना है, बट फिर भी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी होती हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आपको इनहेरिटेंस पैटर्न वगैरह देखना पड़ता है। इसके अलावा ट्रांसलेशन, DNA रिपेयर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में आती हैं। प्लांट साइंस के बारे में बात करें तो प्लांट साइंस में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारी चीज़ें पूछी आती हैं। और एनिमल साइंसेज में सेल कल्चर हो गया, ह्यूमन डिजीजेज हो गया, एपोप्टोसिस हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। तो ये हो गया इसका सिलेबस। सबसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो सिलेबस है आपका लाइफ साइंस का SCQP 17, वो ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। तो इस सिलेबस को आपको ज़रूर बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। बेसिकली अगर आप किसी भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी का दे रहे हैं तो सिलेबस बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। तो अगर आपने वहाँ की तैयारी की होगी तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को फोड़ देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नैनो साइंस एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के बारे में, जो कि है पेज नंबर 79 पे। चलिए तो सिलेबस फॉर नैनो साइंस एंड इंटीग्रेटिव बायोसाइंस के बारे में बात करिए तो बहुत ज़्यादा जगहों पे नैनो साइंस बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए या लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अलाउड नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और फिजिक्स है। फिर लास्ट में ये बायोलॉजिकल साइंसेस कुछ का कुछ छोटा सा पोर्शन है। मतलब अगर आप अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं तो you should be very well versed in chemistry as well as physics। काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री, अलग अलग ब्रांचेस केमिस्ट्री की और फिजिक्स यहाँ पे पूछी जा रही है। अब आ जाते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में पेज नंबर 97 पे। तो आप स्विच कर सकते हैं पेज नंबर 97 पे मेरे साथ। ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, SCQP 25 कोड है। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है। तो यूनिट 1 में आपको क्रायो ऑर्गेन जीनिक डिफ्रेंसिएशन वगैरह पढ़ना है। इसके अलावा कल्चर के बारे में बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है तो कल्चर तो मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या होता है, सीड एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है, कैलस कल्चर क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्लांट बायोटेक में पढ़नी होंगी। यूनिट नंबर 2 की बात करूँ तो यूनिट नंबर 2 में माइक्रोस्पोर कल्चर हो गया, एंडोजेनेसिस हो गया, या इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको यूनिट नंबर 2 में देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 3 में प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, फ्यूजन मेथड्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट नंबर 4 में प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया, इन सब के बारे में पढ़ना है। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आपको जो मेन जो बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन है उससे रिलेटेड नहीं है, सिर्फ प्लांट्स के ऊपर फोकस्ड है, बिकॉज इट इज़ ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं प्लांट बायोटेक के बाद जूलॉजी के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसका सिलेबस दिया हुआ है 104 पेज के ऊपर। अब ये जूलॉजी है, इसका SCQP 28 कोड है। इसकी आपको जो डिटेल्स है वो सेल बायोलॉजी, बायोकेम, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्निक्स, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, डेव बायो, बायोस्टैट्स, एनिमल फिजियोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है इस तरीके की जो डिटेल्स है वो हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स में देख चुके हैं, बट एक हेडिंग टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है। तो
तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बता देना चाहता हूँ, जितने भी टॉपिक्स या जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं उन सभी में ये एक ब्लू कलर का पोर्शन ऊपर लिखा हुआ है सिलेबस के ऊपर। क्या है ये? देयर विल बी ओनली वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 100 क्वेश्चंस। मतलब हर जो भी सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए वो एक पेपर होगा, उसके 100 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस आपको कंपलसरी होंगे। और क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 पार्ट्स, 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस और पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड वगैरह पूछा जाएगा और पार्ट बी में स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। ये कॉमन है, जितने भी सब्जेक्ट्स हम लोगों ने अभी तक देखे ये उन सब में कॉमन है। तो ये जो PDF है जो मैं अभी आपको समझा रहा था, जिस PDF को, उस PDF को मैं अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने उसको स्टडी का शेड्यूल जो है वो इस हिसाब से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।